हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन चल रहा है लगभग 5485 के रेंज में। ये स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे 2800 के रेंज में, 3000 के रेंज में था। लगभग 2 महीने पहले यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होने वाला है और स्टॉक में एक मोमेंटम शुरू हुआ था जब लगभग 3000 या 3200 की रेंज में था। तब यहाँ पे मैंने कहा था लगभग 3500 ये इजीली क्रॉस कर सकता है। हार्डली एक वीक के अंदर ही इसने लगभग 4000 क्रॉस कर दिया। 3500 तो बहुत ही पीछे छूट गया था और आज के दिन आप देख सकते हैं ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है उसके वैल्यू में। सो जिन्होंने भी ये स्टॉक काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होल्ड किया होगा उन्हें काफ़ी बड़ी लॉटरी यहाँ पे लग गई है। काफ़ी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक ने दिया हुआ है। अगर किसी ने 2 महीने पहले भी जहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था तभी भी इसे होल्ड किया हुआ लगभग 2800 3000 के बेसिस पे, तो भी उनका पैसा यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुका होगा। और अब यहाँ पे फाइनल टाइम आ चुका है। ये स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे अनाउंस हो गया है। एक्स डेट जो है यहाँ पे काफ़ी नज़दीक है, हार्डली 10 दिन के अंदर यहाँ पे इसकी एक्स डेट है। पिछले वीडियो में मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, कैसे यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना है, कैसे यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा उठाना है और कैसे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हम यहाँ पे कैश इन कर सकते हैं। और अगर किसी का व्यू लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पे एंट्री लेने का सही टाइम क्या होगा वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे एग्जैक्टली ये स्टॉक कहाँ पे खड़ा है, कितना रिस्क और रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे बाकी है। स्टॉक ऑलरेडी 100% से भाग चुका है, आगे कितना भाग सकता है और स्टॉक स्प्लिट के बाद गिरावट कितनी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको मेरा पीएनएल दिखाना चाहूँगा, कैसे मैंने लगभग जस्ट 10 दिन के अंदर यहाँ पे 800 से 900% का रिटर्न कमा लिया है डेरिवेटिव मार्केट में। ऑब्वियसली बिकॉज कैश मार्केट में स्टॉक जस्ट 240% भागा है, बट डेरिवेटिव मार्केट में जो इसका इम्पैक्ट है, जो इसका आउटकम है, वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीफोल्ड होता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बुक कर लिया है जस्ट 10 डेज़ के अंदर। ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की ट्रेड था, काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते थे अगर यहाँ पे जो ट्रेड का आउटकम है मेरे एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट होता तो। बट थैंकफुली मार्केट काफ़ी ग्रेसफुल था और आईआरसीटीसी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया था, जिस वजह से मेरी स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट थी और यहाँ पे काफ़ी अच्छा आरओआई मैंने यहाँ पे कमाया हुआ है। जिन्हें ऑप्शंस के बारे में बेसिक भी नहीं पता होगा उन्हें शायद ये पार्ट वीडियो का समझ में ना आए, तो आप चाहो तो वीडियो आगे स्किप कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे स्टॉक पे डिस्कशन आगे मिल जाए। सो गाइज ऑलमोस्ट 3.93 लाख का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है पिछले 10 दिन में। यहाँ पे सारे चार्जेस निकालने के बाद आपको नेट रियलाइज दिखाई देगा 3.92 लाख का। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको यकीन हो जाए कि कोई यहाँ पे मैंने मैनिपुलेशन नहीं किया हुआ है। सो जस्ट मैंने अभी तक एक ही ट्रेड यहाँ पे बुक किया है डेरिवेटिव मार्केट में इस आईआरसीटीसी के पीछे, और इसकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जो है मैंने बस एक क्वांटिटी या फिर एक लॉट में यहाँ पे ट्रेड किया था। मेरा जो बाइंग कॉस्ट था लगभग 140 रुपीज़ के आसपास था। यहाँ पे जो बाइंग वैल्यू है लगभग 45,711 की है, क्योंकि 140 इंटू क्वान्टिटी आप करोगे तो आपको इतना अमाउंट दिखाई देगा। बट जब मैं यहाँ पे सेल करने गया इसी चीज़ को तो यहाँ पे मुझे काफ़ी बड़ा फ़ायदा हुआ है लगभग 1350 का, और यहाँ पे सेल वैल्यू निकल के ये 4,38,000 जो कि नेट रियलाइज यहाँ पे इतना प्रॉफिट आपको दिखाई देगा। सो ये उस ऑप्शन का चार्ट है, आप देख सकते हैं 4 अक्टूबर के आसपास ये प्राइस चल रहा था 140 का, तब मैंने यहाँ पे बाई किया हुआ था। मेरे इस ऑप्शन पे काफ़ी टाइम से नज़र थी। यहाँ पे मंथ के स्टार्टिंग में जब ये FNO बैन में था तो मुझे लगा था लगभग 80 रुपीज़ 50 रुपीज़ तक आ सकता है, तो मैं यहाँ पे जस्ट वॉच एंड व्यू कर रहा था। बट जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी पिछले बैन के बाद। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 324 तक चला गया था, बट मुझे पता था कि ये ऑप्शन होल्ड करने लायक है, आगे काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। एंड थैंकफुली यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था लास्ट में लगभग 1350 के आसपास, और इस ऑप्शन ने हाई बनाया था लगभग 1400 के आसपास का। तो ये काफ़ी रिस्की ट्रेड था बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाई किया था तो काफ़ी सारे फैक्टर्स मेरे अगेंस्ट थे, जैसे कि टाइम डीके कहिएगा, थीटा डीके जैसे हम कहते हैं, टाइम मेरे अगेंस्ट भाग रहा था। काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था ये चीज़। उसके साथ साथ मैंने फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बनाया था, तो उसके हिसाब से अगर ये स्टॉक उतना भागता नहीं जितना हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अगर ये 4000 के आसपास भी रुक जाता तो मेरा पूरा वैल्यू जीरो हो जाता। एंड उसीलिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हेजेस क्रिएट किए हुए थे, और जो यहाँ पे मैंने पैसा लगाया वो मेरा पैसा नहीं था, मार्केट से कमाया हुआ पैसा था। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज हमेशा हमारा एक रूल होना चाहिए कि हम हमेशा मार्केट से पैसे लेने देखते हैं, कभी वापस देने हम देखते नहीं हैं। सो बेसिकली 4200 का कॉल परचेज करने के पहले ही मैंने यहाँ पे 3700 का पुट जो है सेल कर दिया था। लगभग 230 का एवरेज प्राइस चल रहा था तभी इसका, और आज के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू काफ़ी कम है, 6 रुपीज़ दिख रहे हैं, बट इसका वैल्यू 1 रुपये से भी कम है। जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ इसका डीके होने का, ताकि मैं यहाँ पे एंटायर यहाँ पे प्रीमियम जो है वो अपनी जेब में रख सकूँ।
तो आज के दिन यहाँ पे लगभग 72,000 का प्रीमियम मुझे मिल रहा है। अगर यहाँ से 6 रुपये भी निकल जाते हैं तो लगभग यहाँ पे 74,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे मैं लेके जाऊँगा। सो जो 45,000 मैंने उस ऑप्शन में इन्वेस्ट किए थे वो यहाँ से कमाए हुए पैसे थे। एंड मैं इस पॉसिबिलिटी के साथ भी चल रहा था कि ये स्टॉक लगभग 3,500 तक भी कंसोलिडेट हो सकता है। जब यहाँ पे अक्टूबर स्टार्टिंग में इसने शुरू किया था तो मैं वहाँ पे हेज बनाने के लिए रेडी था। अगर ये 3,700 का रेंज ब्रेक करता तो मैं यहाँ पे 3,400 के 2 पुट खरीदने वाला था, जिसकी कॉस्ट थी लगभग 90 से 80 रुपीज़ पर पुट, जिससे कि मेरी ये पोजीशन हेज भी हो जाती और साथ ही साथ वहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी होता। और इसीलिए मैंने सितंबर के एंड में ही यहाँ पे इस पुट को सेल कर दिया था, बिकॉज इसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव था तभी। और जब मैं ये पुट सेल कर रहा था तो ये मार्केट ऑलमोस्ट 3,800 पे चल रहा था। सो इन अ वे मैं दोनों ही चीज़ों के लिए रेडी था। अगर मार्केट ऊपर जाता तो भी मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी सीज कर चुका था, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया 4,200 का कॉल मैंने बाई किया था। उसी के साथ साथ अगर मार्केट नीचे जाता तो भी मैं यहाँ पे रेडी था हेजिंग के लिए 3,400 के पुट के साथ। एंड थैंकफुल जैसा हम सोच रहे थे, जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, ये स्टॉक वैसा ही बिहेवियर देता गया है। उससे भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है इसने। अगर पास्ट में देखें तो डिक्सन, एल्काई एमिन्स, ऐसे बड़े बड़े स्टॉक जो है HAL, इन सब ने एग्जैक्टली जैसा स्प्लिट के पहले बिहेवियर दिखाया है वैसा ही बिहेवियर यहाँ पे ICTC ने वैसा ही पैटर्न दिया हुआ है। डिस्क्लेमर, ये जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किए, जो प्रॉफिट्स मैंने आपको दिखाए, जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए थे। मेरा माइंडसेट, मेरा स्टडी, मेरा जो यहाँ पे अकम्पलिशमेंट है, बस आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं कहीं पे भी ये इंप्लाई नहीं कर रहा हूँ कि आप भी जाके डेरिवेटिव मार्केट में ये खरीद लीजिए, बिकॉज काफ़ी रिस्की। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये ट्रेड जीरो भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और करंटली तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मैं खुद यहाँ पे डेरिवेटिव में अभी एंटर नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आज के दिन डेट चल रहा है 17 अक्टूबर। मंडे को जब मार्केट खुलेगा 18 अक्टूबर, ऑब्वियसली ये स्टॉक डाउन होगा, बिकॉज यहाँ पे FNO बैन में अगले 3-4 दिन ये स्टॉक नीचे ही चलने वाला है। और तब तक यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो इनकी वैल्यू है, काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा डिटोरेट होने वाली है, बिकॉज इसकी एक्सपायर होने वाली है 28 अक्टूबर को। सो हार्डली 10 दिन भी बचे नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे लेना काफ़ी रिस्की होता है, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी भी कम हो जाती है, वॉल्यूम भी कम हो जाता है। बिकॉज लास्ट में जो भी ऑप्शंस में यहाँ पे एंट्री करते हैं उनका मोटो होता है यहाँ पे ऑप्शंस को बाय करके इसमें यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी में यहाँ पे सेटलमेंट लेना। और ये चीज़ काफ़ी रिस्की हो सकती है, बिकॉज लिक्विडिटी क्रंच की वजह से आप यहाँ पे फंस भी सकते हो। एंड बिकॉज यहाँ पे स्प्लिट का डेट मंथ एंड आ रहा है, तो हो सकता है ये सिक्योरिटी यूटर्न ले ले और आप यहाँ पे बड़े अमाउंट के साथ फंस जाओ। तो यहाँ पे किसी भी एंगल में मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप भी ऐसे डेरिवेटिव में जाके एंट्री लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं जस्ट अपना स्टडी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एंड ये चीज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। इसमें से एक चीज़ भी अगर किसी के पास कम पड़ रही है तो यहाँ पे एंट्री लेना काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल हो सकता है। बिकॉज समझिएगा, एडजस्टमेंट के बावजूद भी अगर मेरे अगेंस्ट ये ट्रेड जाता तो मैं यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी लेने वाला था हायर रेंज पे, और मैं यहाँ पे जो लॉस है उसे दूसरे ट्रेड के साथ ऑफसेट करने वाला था। एंड उसके लिए काफ़ी बड़ा कैपिटल फ्री होना चाहिए, जो कि बहुत ही कम लोगों के पास होता है। सो ये तो हुई अब तक की बात कि ये स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, कैसे हमने यहाँ पे पैसे कमाए हैं। बट अगर हम आगे की बात करें तो ये स्टॉक में थोड़ा सा स्टीम बाकी है, हम कह सकते हैं। बट अगर नियर टर्म में देखें तो ये स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आने वाली है। उसका रीज़न क्या है, मैं आपके सामने दिखाता हूँ। सो आपके सामने मैंने यहाँ पे FNO बैन लिस्ट लगाया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ICTC में कितने पोजीशंस बैन में हुए, मार्केट वाइड पोजीशन परसेंटेज कितने से बढ़ गया है। सो ऑलमोस्ट 100% तक यहाँ पे आप देख सकते हैं ICTC के पोजीशन बन गए। ये जस्ट एक दिन का डेटा है, बिकॉज यहाँ पे पिछले दिन में ये ICTC लगभग 10 to 15% भागा था। तो बहुत सारे यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हुए थे, उस वजह से यहाँ पे बैन में गया है। और यहाँ पे बैन से बाहर आने के लिए इस 100 को यहाँ पे 80 होना पड़ेगा, जिसके लिए मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 दिन लग सकते हैं। सो अगर हम मंडे देखें तो 19 को छुट्टी होने वाली है। तो यहाँ पे थर्सडे या फ्राइडे के पहले हमें यहाँ पे ICTC FNO बैन से बाहर आने की जो पॉसिबिलिटी है काफ़ी कम दिखाई दे रही है। सो इन शॉर्ट अगले हफ्ते आपको यहाँ पे काफ़ी गिरावट दिख सकती है। बट अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्प्लिट के पहले 28 को आई थिंक एग्जिट है, उसके पहले आपको एक बड़ा मूव दिख सकता है। ये लगभग जो है 5,500 से लेके 6,000 के बीच में जो है यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता है इन 3 दिनों के बीच में। करंटली डेरिवेटिव मार्केट में तो यहाँ पे टच भी नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ चुका है, रिवॉर्ड काफ़ी कम है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अगर कैश मार्केट में कहूँ तो हार्डली 10% की बाइंग मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो भी एलोकेट यहाँ पे मैं फंड करने का सोच रहा हूँ उसमें से 10% में मंडे को अगर और गिरा तो और 10% ऐसे खरीदते जो है फ्राइडे तक मैं लोअर लेवल पर खरीद के यहाँ पे 26 या 27 को यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। इसमें से कैश मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। एंड अगर लॉन्ग टर्म वालों की बात करें तो एग्जिट के बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट मंथ हो सकता है एग्जिट के बाद 1-2 दिन और यहाँ पे चल जाए।
बिकॉज स्प्लिट होने के बाद जो शेयर्स हैं उसे आने में 1 हफ्ता तक लग सकता है, 3-4 दिन लगते हैं, 1 हफ्ता मैक्सिमम पकड़ सकते हैं। तो नवंबर के बाद ही यहाँ पे आपको गिरावट दिखाई देगी। तो नवंबर के मंथ में अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा भागता है एक शॉर्ट टर्म में, बट उसके बाद जो है गिरावट भी उतनी ज़्यादा होती है, बट अगेन वापस ये रिबाउंड कर ही जाता है। सो ये IRCTC का लाइफ टाइम का चार्ट है। आप देख सकते हैं स्टॉक जब यहाँ पे IPO में लिस्ट हुआ था 2019 के एंड में, तो यहाँ पे 756 के प्राइस में ये लिस्ट हुआ था, बट हार्डली 1-2 हफ्ते के अंदर ये स्टॉक ने काफ़ी बड़ा अपमूव दिया था। डायरेक्टली ये 900 के ऊपर चला गया था, फिर एक ऑलमोस्ट लोअर सर्किट में अटक गया था, फिर इसने वापस एक बड़ा हाई बनाया था लगभग 1957 का। सो आप देख सकते हैं हार्डली 3 महीने के अंदर ही काफ़ी बड़ा अपमूव यहाँ पे स्टॉक ने दिया था, लगभग 170% के रिटर्न यहाँ पे बनाए थे। बट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में अगर इतना बड़ा रिटर्न कोई स्टॉक देता है तो वहाँ पे कंसोलिडेशन आना, करेक्शन आना काफ़ी ज़्यादा वाजिब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2 महीने के अंदर जो यहाँ पे रिटर्न कमाए थे, लगभग 1 महीने के अंदर 50% तक डिप इसमें आ चुका था। उसके बाद जब ये ऊपर चढ़ा था उसके बाद से यहाँ पे एक ही रेंज में चल रहा था, रेंज बाउंड था। इस रेंज में ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 साल तक ये रहा था, बीच में इसने ब्रेकआउट दिया था, वापस इसी रेंज में आ गया था। बट अब जाके इसने एक हल्का सा अपमूव शुरू किया है यहाँ पे कोरोना सिचुएशन के बाद, जब मार्केट चलना शुरू हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी रैली अब शुरू हुई थी जब यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट दिया गया था। सो इसका अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो आपको यहाँ पे स्प्लिट के बाद करेक्शन काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है। यहाँ पे स्प्लिट के बाद जो भी इसका वैल्यू होगा उसमें लगभग 20 से 30% का मिनिमम करेक्शन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन ये शॉर्ट टर्म स्टोरी होगी, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी इंटैक्ट है। मोनोपोली बिजनेस है और इनका बिजनेस हमेशा यहाँ पे वाइड स्प्रेड होते जा रहा है। यहाँ पे इनकी टिकट बुकिंग्स की जो है वैरायटी बढ़ते जा रही है। यहाँ पे इन्होंने क्रूज़ की टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी है। सो इनका जो इनकम है, टिकट बुकिंग कैपेसिटी है, सारी चीज़ों में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन दिख सकता है और इन टर्न ये स्टॉक के वैल्यू में भी हिट कर सकता है, स्टॉक के वैल्यू को भी ऊपर लेके जा सकता है। बट अगेन यहाँ पे पेशेंस चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा और आपके पास सफिशिएंट फंड चाहिए होंगे कि आपने जो भी पैसे यहाँ पे लगाए हैं आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू, आपको बिल्कुल रिस्क लेना नहीं है, तो मुझे लग रहा है आपको यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के बाद वेट करना चाहिए। इसके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद से यहाँ पे जब करेक्शन आएगा तब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो 10% से। करंटली अगर यहाँ पे कोई रिस्क लेना चाहता है, यहाँ पे रिवॉर्ड थोड़ा सा कम लग रहा है, बट स्टिल अगर कोई यहाँ पे रिस्क लेना ही चाहता है तो यहाँ पे फॉल पे आप हाल ही छोटा छोटा बाइंग कर सकते हो, एक्यूमुलेशन कर सकते हो और लास्ट वीक में यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। और तब तक ये FNO बैन से बाहर आ जाएगा और जिस दिन FNO बैन से बाहर आता है उस दिन आपको यहाँ पे बड़ी स्पाइक वापस दिखाई दे सकती है, वो आपका एग्जिट विंडो होगा। बट अगेन FNO बैन से बाहर आने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, इसको अगला हफ्ता लग सकता है, तो लास्ट वीक में ही आपको यहाँ पे एक बड़ी रैली दिखाई दे सकती है। अगला हफ्ता यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, करेक्शन में निकल सकता है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल और हेल्पफुल होगा। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।